हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसका कि नाम है पहले मरो फिर जियो। इसका पार्ट 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको सही से जीने के लिए, अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन को काटने के लिए नहीं, जीने के लिए आपको मरना पड़ेगा। अब वो मरना कैसा है, ये 2 तरह का होता है। तो जो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ वो कोई तरीका नहीं है मरने का, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं जो कहूँगा इस पार्ट में या इस पूरे श्रृंखला में, उसमें मरने का मेन मतलब यही होगा कि तुम्हारे अहंकार का मरना, तुम्हारे अहंकार की डेथ की मैं बात करूँगा। तो लेकिन पहले मैं मृत्यु को थोड़ा समझ लेता हूँ दोनों तरीक़ों से। तो पहला तरीका जो है वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसको मैंने बताया ही भी है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर से कुछ निकलता है, आत्मा जैसी चीज़ें, मन जैसी चीज़ें, अहंकार जैसी चीज़ें, कुछ भी ऐसे जितना भी तुम आप गिना लो। मैंने इन सबको बताया है कि पुनर्जन्म जैसे वीडियोज़ में कि ऐसा कुछ नहीं होता। पुनर्जन्म की मेरी एक श्रृंखला ही है पूरा, उसका जाकर देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा कि पुनर्जन्म कैसे होता है। और एक बात यहाँ पर समझ लो कि मृत्यु में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं होता। जैसे आप जी रहे हो, तुम्हारा शरीर जी रहा है, वैसे एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु में कुछ पैरानॉर्मल नहीं होता। जैसे आप सो रहे होते हो, किसी समय आप जब गहरी नींद में चले जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं कब मतलब आपको इतना भी नहीं पता होता कि आप अभी जाग रहे थे, इसके कुछ क्षण बाद आप सो गए, ये भी नहीं पता होता। और गहरी नींद की तो बात ही दूर है, मतलब इतना तक नहीं पता होता कि आप कब गहरी नींद में चले गए। गहरी नींद में क्या हो रहा था आपके साथ, आपके शरीर के साथ, उस समय आपको कुछ नहीं पता होता। हाँ, यह कोई आपको टच कर दे या जगा दे तो आप जाग जाओगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये जो गहरी नींद है। लेकिन यही गहरी नींद जो होती है, यही अनुभव आपको मृत्यु में भी होता है। लेकिन वो बस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वहाँ से आप दोबारा रिटर्न नहीं होते। बाकी जो है सिम्टम्स दोनों एक ही तरह होते हैं। जैसे आप जब गहरी नींद में होते हो तब भी आपको कुछ पता नहीं चलता, और वही जो है मृत्यु के समय भी होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि मृत्यु जैसे अगर आपकी एक्सीडेंट से हुई है या किसी बीमारी से हो रही है, जैसे हार्ट अटैक जैसी, तो आपको मरने से पहले, जब तक कि आपके दिमाग अस्थायी रूप से बंद नहीं हुआ है या बेहोश नहीं हुआ है, मतलब आपके दिमाग में जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तब तक आपको दर्द, बेचैनी, डर, इन सब का अनुभव हो सकता है। तो ये मृत्यु जो है, मृत्यु 2 तरह से मैं बता रहा हूँ। एक ये बता रहा हूँ, अगला जो होगा वो आध्यात्मिक होगा। ये तो पहले समझ लूँ इस तरह का मृत्यु। तो इसमें जो है गहरी नींद की एक अवस्था होती है। जैसे कुछ लोगों में, जैसे जो बीमारी या एक्सीडेंट से पीड़ित लोग होते हैं, उनको कुछ दर्द, डर, चिंता, बेचैनी ये महसूस हो सकते हैं मृत्यु के पहले। लेकिन जब उनके ऑक्सीजन माइंड में पहुंचना बंद हो जाते हैं, जब वो बेहोशी की अवस्था में जाने लगते हैं, तब फिर उनको कुछ नहीं पता होता। फिर वही चीज़ें आ जाती है गहरी नींद वाली। तो मृत्यु में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप गहरी नींद में हो तो उस समय आपका दिमाग शांत है, और आप जो है गहरी नींद का क्या मतलब है कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा, उस समय आपका दिमाग जो है शांत हो जाता है। और मृत्यु के समय भी वही होता है। जैसे जब चोट लगी है आपको और आपकी मृत्यु हुई, तो उस चोट के, जब तक आपका ऑक्सीजन माइंड में जा रहा है, माइंड जब तक एक्टिव है, तब तक आपको दर्द, बेचैनी कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए महसूस होगा। जब तक आपका माइंड ठीक है, जब तक आपको बेहोशी नहीं आई है, तब तक तो ठीक रहेगा। लेकिन मतलब उसी समय दर्द, चिंता, बेचैनी, डर ये सब महसूस होंगे। लेकिन जैसे ही आप एक बार बेहोशी आ गई, आपको ये सभी चीज़ें फिर महसूस होना बंद हो जाएंगी। आप वही गहरी नींद की अवस्था में फिर चले जाओगे। मतलब इसमें क्या है, गहरी नींद में, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? कि गहरी नींद में क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो शांत होता है बिल्कुल। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब सो गए। चेतना धीरे धीरे कम हो जाती है गहरी नींद में। और मौत के मामले में क्या होता है, शरीर और दिमाग की गतिविधि धीरे धीरे कम हो जाती है। इंसान बेहोशी में चला जाता है, अनकॉन्शियस में, और फिर वापस नहीं लौटता। मतलब नींद जो है वो रिवर्सिबल है, और मौत जो है वो इनरिवर्सिबल है। और हमें क्या पता चलता है, आखिर समय में अक्सर दिमाग ठीक से काम नहीं करता। मरने के समय ऑक्सीजन कम होने से इंसान कन्फ्यूज हो जाता है या पूरी तरह बेहोश हो जाता है। और इसलिए ज़्यादातर मामलों में इंसान को एग्जैक्ट मोमेंट का पता नहीं चलता कि अब मैं मर गया। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट में इसमें, क्योंकि जो है दिमाग जो है स्विच ऑफ होने लगता है, जिसको कह सकते हैं। और ये फिल्मों की तरह जो दिखाया जाता है वो डरावना मोमेंट नहीं होता। मृत्यु बस यही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी। बस वही गहरी नींद की अवस्था ही एक हिसाब से कह सकते हैं। बस कुछ मामलों में पहले दर्द का अनुभव, लेकिन दर्द जब ज़्यादा हाई हो जाता है तो दिमाग आपका धीरे धीरे वो बेहोशी की स्थिति में जाने लगता है। जैसे आप सोने जाओ तो कुछ देर इधर उधर करोगे, उसके बाद ही सोओगे। तो वैसे ही मरने से पहले भी अगर आपको दर्द है, आपके मतलब माइंड एक्टिव है, माइंड में नहीं उतना वो हुआ है, तो अगर आपका पहले शरीर डैमेज हुआ है और माइंड एक्टिव है, तो आपको दर्द, चिंता, बेचैनी, ये सब छटपटाहट होगी शुरू में।
लेकिन फिर माइंड अपना कंट्रोल खोने लगता है, फिर उसके बाद आप उसी गहरी नींद की अवस्था में चले जाते हो, फिर वहाँ से दोबारा लौटते ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी डेथ हो गई। मतलब इतना दिन तक आप उस शरीर में रहे, आप उस शरीर में रहे, मैं कह रहा हूँ, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि कोई था जो उस शरीर में रहा, नहीं, जो था वो उसी शरीर के साथ गया, बस कुछ था नहीं, बस सीधा सा मतलब। मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि वो शरीर इतने दिन तक था और उसके बाद उस शरीर की डेथ हो गई, लेकिन जिसकी डेथ हुई उसी को ही नहीं पता चला कि मेरी डेथ हो गई है। मेरा शरीर अब दोबारा उठेगा ही नहीं, अब ये शरीर दोबारा उठेगा ही नहीं। इससे गहरी नींद में क्या होता है, माइंड जो है एक्टिव रहता है, बस वो एक हिसाब से शांत अवस्था में रहता है, आराम करता है शरीर, और दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता गहरी नींद में, बल्कि अलग तरीके से एक्टिव रहता है। ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल रहती है, इसलिए हम बाद में जाग जाते हैं। लेकिन मृत्यु की अवस्था में क्या होता है, अगर दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले, जिससे गंभीर चोट या दिमाग की एक्टिविटी तेज़ी से कम होने लगती है, इंसान बेहोश हो जाता है, दिमाग की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं और आखिर में अस्थायी रूप से काम करना बंद हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर कि मृत्यु जो है वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। पहली बात तो वही एक हिसाब से बेहोशी ही कह सकते हैं कि बाद में आपको बेहोशी चाहे दर्द सहने के बाद आए और चाहे पहले बेहोशी आ जाए। कुछ लोगों के केसों में क्या होता है कि पहले वो बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका तो ठीक है, वो तो सही से समझ लो उनकी डेथ हो गई, उनको पता भी नहीं। जैसे आपने कभी ऐसा देखा होगा ना कि गहरी नींद में आप चले जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं चलता आप कब सोए, बस ये पता होगा इस समय मैं बिस्तर पर गया था, उसके बाद नींद कब आई वो सब नहीं पता होता चलता, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। बस वैसे ही मृत्यु में भी होता है, कोई दर्द कब होगा, जब आपका ब्रेन, जैसे अभी ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, आपका कोई अंग डैमेज हो गया है तो आपको दर्द महसूस होगा, डर, चिंता, बेचैनी सब कुछ होगी। लेकिन एक समय बाद वो ब्रेन जो है मतलब बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, जब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, उसकी कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। तो बस वही समझ लो कि चाहे दर्द के बाद वो अवस्था आए और चाहे पहले वो अवस्था आए, दोनों एक ही हैं। मतलब मरते, जब आप मर जाते हो आपको कुछ नहीं पता रहता। जैसे आप सो जाते हो तो आप जब जागते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो जागने और सोने के बीच में हुआ क्या, कि मैं जो है सो गया, मुझे वो टाइम ही नहीं पता है। वैसे ही मरने और जीने के बीच में भी यही अंतर होता है कि तुम जब मर जाते हो कुछ नहीं पता चलता, कुछ होता नहीं उसके बाद कि कुछ निकला या कहीं चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मृत्यु के बारे में ये चीज़ें एकदम एग्जैक्ट समझ लेनी है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, आपके ब्रेन सिस्टम का बंद हो जाना ही मृत्यु है। अब चाहे वो दर्द के साथ बंद हो, दर्द देकर बंद हो, या पहले बंद हो जाए फिर ही सब कुछ हो, तो यही है मृत्यु। मृत्यु में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं कि आपके शरीर से कुछ निकल कर चला गया, ये वो, ये सब फालतू की बकवास है। मैंने पुनर्जन्म जैसी चीज़ों को और मृत्यु जैसी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। तो अब इस टॉपिक के रियल उस पर आते हैं। ये टॉपिक क्या था कि पहले मरो फिर जियो। तो यहाँ मरने की बात किसको कही जा रही है, यहाँ मरने की बात कही जा रही है तुम्हारे अहंकार को। अपने अहंकार को पहले मारो, मतलब तुम्हारे अहंकार को कही जा रही है कि पहले मरो उसके बाद जियो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ही है जो तुमको फालतू की बकवास में फंसाए रखा है। तुम कभी खुद को ही नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ? नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ। शरीर मुझे दूसरे से मिला, मन मेरा परिस्थिति और माहौल से बना। तो मेरा अपना क्या है यहाँ पे? मेरा अपना कुछ नहीं है, बस मेरा अहंकार है जो ये कहता है कि मैं ही हूँ, मैं अलग हूँ, मैं इन सबसे अलग हूँ। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम में और सभी चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वही एटम्स है, अगर शरीर के रूप में देखो तुम्हारे अंदर भी वही एटम्स हैं जो औरों के अंदर वो एटम है। और अगर मन के हिसाब से देखोगे तब भी तुम अलग नहीं हो। तुम जिस माहौल में रह रहे हो उसी माहौल में अगर कोई और रहेगा, उसका भी पूरा रहन सहन, उसके भी सोचने समझने की क्षमता तुम्हारे अनुसार ही हो जाएगी। तो क्या तुम सब हो इस हिसाब से देखें तो? क्योंकि शरीर के हिसाब से देख रहे हो तो वही एटम सब में है जो मुझ में है, मन के हिसाब से देख रहे हैं तो वही प्रवृत्तियाँ सब में है जो मुझ में है। तो क्या मैं सब हूँ? तो और अगर चेतना के हिसाब से देखें तो वही चेतना सब में व्याप्त है। अगर मैं साइंस की चेतना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, साइंस की जो चेतना है वो तो बस शरीर तक ही सीमित रहती है कि आपके शरीर ख़त्म तो साइंस मानता है कि आपकी चेतना ख़त्म, मतलब आपके शरीर की कोई सभी एक्टिविटी बंद तो चेतना ख़त्म। मैं उस चेतना की बात कर रहा हूँ, सुपर कॉन्शियसनेस, आत्मा की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका कि कोई वर्णन नहीं है, जिसका कि कोई कल्पना नहीं, उस चेतना की मैं बात कर रहा हूँ। तो वही आत्मा, क्या मैं वो आत्मा हूँ जो सभी जगह है, जो पूरे वही चेतना में हूँ, जो पूरे कण कण में वही है, कण कण ही वही है, पूरा ब्रह्मांड ही वही है? क्या मैं वो हूँ? तो यहाँ पर जो तुम्हारा अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ और मैं सबसे अलग हूँ,
तब तो तुम बिल्कुल अलग नहीं हो, क्योंकि शरीर दूसरों ने दिया, उसकी बनावट भी माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से हो गई है। इस बात को समझो। तुम कितना अहंकार में कहो कि नहीं मैं जो है इन सबसे परे हूँ, इन सबसे परे हूँ। कैसे परे हो तुम? तुम्हारे अंदर भी वही प्रवृत्तियाँ हैं, वही लोभ मोह ईर्ष्याएँ हैं जो अदर के अंदर हैं, और तुम्हारा शरीर भी वही एटम से बना है, वही कोशिकाएँ हैं, वही सब कुछ है जो अदर के अंदर है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो है डीएनए तो अलग है, डीएनए मेरा सबसे अलग है, मेरा डीएनए किसी से नहीं मिलता। तो इस पर मैं बता दूं थोड़ा। हाँ, तो कुछ लोग कहेंगे कि डीएनए तो सबका अलग होता है, तो उसमें कैसे मतलब वो तो सबका अलग होता है ना बेसिक। तो उसको भी मैं थोड़ा यहाँ समझा दूँ कि डीएनए पृथ्वी पर हर इंसान का अलग होता है, और हर व्यक्ति का डीएनए एक यूनिक कोड की तरह होता है। इसी वजह से हम अलग दिखते हैं, हमारी हाइट, कलर सब अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनका डीएनए 100% एक जैसा होता है। और दूसरी बात, इंसानों का डीएनए 99.9% तक सेम रहता है। हर इंसान का डीएनए इतना सेम रहेगा, क्योंकि उनके डीएनए में जो जीन्स हैं वही जो है अलग अलग फैक्टर डिसाइड करते हैं कि कैसा हाथ होगा, कैसी आँखें होंगी, कैसा कलर होगा। ये तो ये लगभग 99.9% सबका एक जैसा होता है। बस 0.1% जो है सबका अलग होता है, वही जाकर जो है डिफरेंस पैदा कर देता है। तो मतलब डीएनए भी लगभग 99.9% एक जैसा है। और दूसरी बात, यहाँ हम किसी पेड़ पौधे जंतु सबका ले लें तो पेड़ पौधे का भी डीएनए लगभग 60% मिलता है, क्योंकि उनके भी अंदर जो जीन्स हैं वैसे ही ऊर्जा बनाएंगे, सब कुछ वैसे ही करेंगे, तो उनका डीएनए भी लगभग सेम ही है। और देखो डीएनए यहाँ ये हो गया, और जो जीन्स हैं वो भी हो गए। तो देखो डीएनए जो है वो तुम्हारा शरीर बनाया है, ठीक है, और डीएनए भी लगभग 99.9% तक सेम ही है। अब हुआ क्या इससे कि जैसे दो शरीर बने, उसमें दोनों शरीर में 99.9% डीएनए सेम है। अब कोई 0.1% डीएनए अलग हो गया। अब वही एक 0.1% डीएनए अलग होने से उसमें इतने डिफरेंस आ गए। लेकिन अब वो जो अलग हुआ वो जीन्स, अब वो जो है माहौल पर डिपेंड हो जाएगा। अगर जैसे अब दो लोग दो माहौल में रह रहे हैं, मतलब एक ही माहौल में रह रहे हैं, उनका डीएनए 99.9% तक सेम है, तो उनकी जो प्रवृत्तियाँ होंगी वो एक ही जैसी होंगी, क्योंकि वो एक ही माहौल में रह रहे हैं। डीएनए के हिसाब से हम समझे तो जो जीन्स होते हैं वो एक बीज की तरह होते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उसको पिछले जन्म से कुछ मिल रहा है, ये मत समझना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। डीएनए मैं कह रहा हूँ माता पिता से, 50% माता का, 50% पिता का, तो दोनों जाकर मिलकर लगभग 99.9% हर इंसान में सेम हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये तर्क बिल्कुल मत निकालना कि जो है अब उसके पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा इसलिए उसको सही जीन्स मिला है जिससे कि उसका मस्तिष्क पढ़ने में तेज़ है। ये सब कुछ नहीं। मैंने इसीलिए बताया है कि दोनों जो है जीवित कोशिकाएं होती हैं, अंडाणु और शुक्राणु दोनों। ये नहीं कि दोनों के मिलने के बाद कोई आत्मा आती है, कोई मन या कोई अहंकार आता है उसमें समाहित होने। ऐसी गलत फहमी मत पालना। अब जैसे तुम्हारे माता का भी दिमाग तेज़ है, उन्होंने मेहनत किया होगा, उस माहौल में रही होंगी, उनका दिमाग तेज़ है। पिता का भी दिमाग तेज़ है, मेहनत की होंगी, माहौल वैसा रहा होगा। तो जो उनका डीएनए है, अब उनका जो फर्टिलाइजेशन के समय उनका डीएनए जब मिलेगा, नया शरीर बनेगा उससे, तो हो सकता है वो जीन्स जो है यहाँ पर कुछ फैक्टर अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि अब उसने पिछले जन्म का कोई कर्म किया होगा तो इसीलिए ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वैसे भी अगर आपके पास मान लो आपको सही जीन्स मिल जाएँ हैं, तो तुम्हारा दिमाग एक हिसाब से बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। लेकिन आपको वो माहौल ही ना दिया जाए, शिक्षा का वो प्रकृति ही ना दी जाए, वो परिस्थिति ही ना दी जाए, तब आप पढ़ने में वैसे भी पीछे हो जाएंगे। तो माहौल का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। एक हिसाब से जीन्स समझो बीज है, और ये जैसे खाद पानी मिट्टी उसको मिलते हैं तो वो बढ़िया से हो जाता है, वैसे ही जीन्स भी जब उसको सही वातावरण माहौल मिलेगा तभी ही वो अच्छी शिक्षा और पढ़ने में तेज़ हो पाएगा। तो यहाँ पर पिछले जन्म जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। और लगभग 50% डीएनए हर एक जीव के मिलते हैं इस पृथ्वी पर। तो वही बात है कि डीएनए, फिर कुछ लोग कहेंगे कि डीएनए अलग होता है सबका, तो डीएनए भी अलग नहीं होता। 99.9% तक डीएनए सेम होता है, बस 0.1% कुछ डिफरेंस डाल देता है। लेकिन माहौल में आने के बाद उनकी पूरी प्रवृत्तियाँ और वो डीएनए जो माता पिता से शरीर हमें मिला है, मतलब शरीर भी हमारा नहीं है, वो भी माता पिता से मिला है, और वही समझ लो जीन्स डीएनए सब कुछ डिसाइड कर दिया कि कैसे शरीर हमारा बनेगा। उसके बाद फिर माहौल के अनुसार हमारी प्रवृत्तियाँ सब कुछ हो जा रही हैं। मतलब यहाँ पर कुछ तुम्हें दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है कि मैं हूँ कौन। डीएनए शरीर ये सब माता पिता से मिल गया, अब ये माहौल के अनुसार मेरा मन या शरीर बनता जा रहा है। मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं, मतलब मैं अपने आप को जान ही नहीं पाया। क्या मैं वो डीएनए था जो उधर से आया? क्या मैं वो शरीर था?
और अगर मैं वो था तो ये तो हर कोई है, सभी लोग वैसे ही आ रहे हैं, सभी लोग फिर माहौल में रह रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं, या फिर मैं फिर सब हूँ। लेकिन मैं कैसे सब हो सकता हूँ? डीएनए कहाँ सेम है? 99% डीएनए तो सेम है, लेकिन 0.1% तो अलग है। तो शरीर के रूप में तो तुम अलग ही हो गए ना। तुम सेम कैसे हो? तुम चेतना के लेवल पर सेम हो। जैसे सब में अगर हम वेदांत के अनुसार देखें तो वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही चेतना सबके अंदर है, सब कुछ वही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक बात समझो सीधा सा, कि ये जो है वेदांत है, आपकी चेतना को उठाने का काम करता है कि तुम अपने आप को शरीर तक ही सीमित मत रखो। तुम क्यों शरीर तक ही सीमित रख रहे हो खुद को? तुम क्यों नहीं हो सकते वो वृक्ष, वो जानवर, वो पहाड़? अगर तुम चेतना हो जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, तो मैं वो सब हो सकता हूँ ना जहाँ जहाँ चेतना है। मैं क्यों अपने आप को एक शरीर तक सीमित रखूँ? अगर मैं खुद को एक शरीर तक सीमित रखूँगा तो मुझे कितना दुख होगा, तुम खुद ही सोचो। अगर उसके पास, अगले शरीर के पास सब कुछ है, तो उसको देखकर मुझे ईर्ष्या होगी। किसी और को देखूँगा, मुझे लोभ होगा, मोह होगा। कोई हमें गुस्सा दिलाएगा, हमें गुस्सा आ जाएगा। मैं मतलब पूर्णतः उन पर डिपेंड होता चला जाऊँगा, दूसरे पर डिपेंड हूँ मैं। मेरा अपना कुछ है ही नहीं। मैं दूसरे के गुस्सा दिलाने पर गुस्सा हो जाऊँगा, दूसरे के पास कुछ रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे ईर्ष्या होगी। मतलब सब कुछ दूसरे पर डिपेंड, मेरा अपना कुछ नहीं। लेकिन यदि मैं वो आत्मा हूँ जो वेदांत कहता है, जो कहता है कि तुम अपने चेतना को सीमित मत रखो एक शरीर तक। तुम खुद को शरीर क्यों मान रहे हो? क्यों खुद को शरीर मान रहे हो? तुम्हारा मन कैसे बना है? तुम्हारे परिस्थितियों से बना है। तुम उसको देखो, विचारों को देखो। विचार आ कहाँ से रहे हैं? तो तुम्हें पता चलेगा ये माहौल से आ रहे हैं। और यही माहौल और हमारी परिस्थितियाँ ही ऐसे विचार को जन्म दे रहे हैं कि मुझे चिंता करनी है, मुझे ईर्ष्या करनी है, मुझे दुख हो करना है या क्रोध करना है। ये सब तब तुम्हें पता चलेगा ये तो सब माहौल से आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं। मैं हूँ कौन? फिर वहाँ से आप खोज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, ये तो माता पिता से मिला, ये जो सब बनी है जीन्स, ये सब माता पिता से मिले हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर दूसरों से मिला हुआ है। तो मैं कौन हूँ फिर? तो आप धीरे धीरे जब अपने विचारों को ऐसे देखते रहोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं क्या वो विचार हूँ? क्या मैं वो शरीर हूँ? क्या मैं वो मन हूँ? ये तो पल पल बदल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बदला। अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क देते हैं मैं नहीं बदला। इसमें एक ये भी लॉजिक है कि जैसे तुम्हारा शरीर तो बदलता है, क्योंकि शरीर के जो कोशिकाएं हैं वो कुछ कुछ समय पर बदलती हैं, लेकिन मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं बदलती। मस्तिष्क की कोशिका नहीं बदलती, इसलिए हमारी मेमोरी वही रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शरीर हूँ, फिर मैं वो मस्तिष्क हूँ, नहीं। मस्तिष्क की जो कंडीशनिंग है वो मन के अनुसार चलती है, और मन जो है वो माहौल के अनुसार चलता है। देखो अब यहाँ पर रियल समझो, अगर जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसे तुम गुस्से में हो, दूसरों ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, तो तुम्हारे अंदर गुस्से वाले हार्मोन्स रिलीज हुए, तुम्हारा मस्तिष्क ही रिलीज कर रहा है, मतलब तुम मस्तिष्क भी नहीं हो। क्योंकि जैसा माहौल है वैसे ही तुम्हारा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, वही मस्तिष्क रिलीज कर रहा है। अगर खुशी है तुम्हें कुछ देखने पर, किसी खुशी वाले माहौल में जा रहे हो, तो तुम्हारा मन जब खुश हुआ, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो वही विचार समझ लो फिर तुम्हारे मस्तिष्क को कंट्रोल किया, तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा हार्मोन रिलीज किया, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऐसे हार्मोन। नहीं तो गुस्से में या चिंता में एड्रेनालिन, कार्टिसोल, ये सब हार्मोन रिलीज करते हैं। तो मतलब क्या मैं, अगर मैं मस्तिष्क हूँ फिर भी तुम्हें बदल रहा हूँ, और वो माहौल से मैं बदल रहा हूँ, फिर तो क्या मैं माहौल हूँ? क्योंकि माहौल से ही मैं बदल जा रहा हूँ, मैं दूसरे मनुष्य से बदल जा रहा हूँ। तो मैं हूँ कौन फिर? तो जब ऐसे आप एक एक विचार को देखते रहोगे, एक एक विचार को ऑब्जर्व करते रहोगे, तो आपको लगेगा कि ना मैं गुस्सा हूँ, लेकिन गुस्से के समय तुम गुस्सा हो ही जाओगे। ऑब्जर्व करोगे गुस्सा तो उस समय गुस्सा ही हो जाओगे। लेकिन जब इसको ऐसे ऑब्जर्व करते रहोगे तो पता चलेगा ये सब माहौल से आ रही है, प्रकृति है, ये सब परिस्थिति है, ऐसे ऐसे सब कुछ है। न ये शरीर मेरा है, न ये मन मेरा है, और न मैं शरीर हूँ। मैं फिर हूँ कौन? तो ऐसे धीरे धीरे खोज करते करते आप बहुत आगे तक पहुँच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, कि जीने के लिए पहले मरो फिर जियो। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में समझेंगे, उसमें और विस्तार से समझेंगे इसका।